Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी टेस्ट सीरीज का टेस्ट सेकंड एकल शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, इन तीनों टॉपिक में से आपके लिए यहाँ पे 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। 30 प्रश्नों की ही PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ पर लिंक दे रखी है। आप बिल्कुल लिंक पर जाकर के 30 प्रश्नों की PDF अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर सकते हो, जो एग्ज़ाम टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मित्रों, ये 30 प्रश्न मैंने बिल्कुल कंफर्म करके इनके आंसर लिखे हैं। जो इसका प्रथम टेस्ट हुआ था उसमें आंसर की में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 2-3 प्रश्न इधर उधर हो गए थे। और कल जो मैंने 50 प्रश्न आपके साइकोलॉजी के डाले थे, वो बहुत ही शानदार प्रश्न थे। एक बार उनको ज़रूर देखें, वीडियो के एंड में आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। मित्रों, मेरा यहाँ पे देखिए आपको 30 प्रश्न जो मिलने वाले हैं वो बिल्कुल बहुत ही शानदार, इन तीनों टॉपिक से 30 प्रश्न मिलेंगे। तो मित्रों, 30 प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, और किसी प्रश्न पर आपको उत्तर गलत लगता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। लेकिन साथियों, आपके सुबह 10 बजे पर्यावरण का टेस्ट फर्स्ट आने वाला है। फर्स्ट टेस्ट है लेवल फर्स्ट वालों के लिए, जिसमें परिवार और सामाजिक बुराइयां वहाँ पे सम्मिलित है। लेवल सेकंड वाले भी उस टेस्ट को देख सकते हैं। 50 प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, परिवार और सामाजिक बुराइयों के कहीं से भी आपको प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर उस टेस्ट के 50 प्रश्नों को सोल्व कर लिया, उसमें भी बिल्कुल मैं आपको PDF देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आता है, अनुरक्त का विलोम है आरक्त, विरक्त, निरक्त और आसक्त। तो मित्रों, अनुरक्त के विलोम की यदि बात की जाए तो अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, नगर में रहने वाला को कहा जाता है शहरी, नगरी, नागर और नगरीय। तो मित्रों, नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागर। यहाँ पे तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। बिल्कुल, शहर में रहने वाले को शहरी कहे जाते हैं, लेकिन नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं। तो मित्रों, आपका तीसरा विकल्प सही है यहाँ। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है? आपको चंद्रमा के पर्यायवाची देखना है। शशि, इंदु, रजनीपति, निशाकर, शशांक, नवनीत, शफाकर, मलय, निशानाथ, आफताब, राकेश और ग्रहण। तो मित्रों, तीनों शब्द चंद्रमा के जो पर्यायवाची है वो प्रथम विकल्प में है। शशि भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, इंदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची है और रजनीपति भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, निम्न में से किस युग में विलोम शब्द नहीं है? प्रवृत्ति का निवृत्ति, बहिरंग का अतरंग, प्रत्यक्ष का परवर्ती और पदोन्नत का पदावनत। तो मित्रों, कौन से में विलोम शब्द सही नहीं है ये देखना है आपको। इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा तीसरा विकल्प। प्रत्यक्ष का परवर्ती नहीं होता है, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष इसका विलोम शब्द होता है मित्रों। बाकी प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, बहिरंग का अतरंग होता है और पदोन्नत का पदावनत होता है। आपका यहाँ तीसरा विकल्प गलत है, मतलब आपको गलत ही देखना था। तो तीसरा विकल्प यहाँ आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, संतोष का विलोम शब्द है असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष और असंतोषी। तो मित्रों, संतोष के विलोम शब्द की यदि बात करें तो असंतोष इसका विलोम शब्द होता है। मित्रों, तीसरा विकल्प सही है। कमेंट करके जरूर जाए। किसी प्रश्न पर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, इस चीज़ पर विशेष ध्यान है। ठीक है, मैं एक कमेंट आपका पढ़ता हूँ, बिल्कुल एक कमेंट। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट मिलते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे और ज़्यादा उनसे मोटिवेशन देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों, कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? जल, प्राण, जिंदगी और वायु। तो मित्रों, जीवन का अनेकार्थी शब्द की अगर बात करें तो जल भी अनेकार्थी है, प्राण भी अनेकार्थी है और वायु भी अनेकार्थी है, लेकिन जो जिंदगी है ये जीवन का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है मित्रों। तो यहाँ आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? गोधूली, शाम, रात और छाया। तो मित्रों, संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है गोधूली। क्या कहलाता है? गोधूली। प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है यहाँ पे मित्रों। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा बहादुर, वीर, दबंग और युयुत्सु। तो मित्रों, युद्ध करने का इच्छुक कहलाता है युयुत्सु। क्या कहलाता है?
युयुत्सु। नवीन हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसमें आपको संपूर्ण सार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मित्रों। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, सुयोग का विलोम क्या है? प्रयोग, संयोग, अयोग और कुयोग। तो मित्रों सुयोग का विलोम अगर बात करें तो इसका विलोम होता है कुयोग। क्या होता है? कुयोग। आपका चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, जमीन का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी, धरती, विटप और भू। तो मित्रों यहाँ पे विटप शब्द है, ये जमीन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भू, धरती, पृथ्वी ये तीनों जमीन के पर्यायवाची है मित्रों। तीसरा विकल्प सही रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, जीवित का विलोम है? अजीवंत, अस्थिर, अजीवित और मृत। तो मित्रों जीवित का विलोम की अगर बात करूं तो जीवित का विलोम होता है मृत। क्या होता है? मृत। आपका चौथा विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, अजीवित नहीं होता है मित्रों, ये गलत है आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 में चौथा विकल्प सही है। 12वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, उत्कर्ष का सही विलोम बताइए? अपकर्ष, अपयश, अपकार और अवनति। तो मित्रों उत्कर्ष का जो सही विलोम आता है वो आता है अपकर्ष। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा साथियों यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जलद, उददी, जलज और रत्नाकर। तो मित्रों कमल का पर्यायवाची शब्द आपको देखना है। यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है जलज, यहाँ पे जल में जन्म लेने वाला कमल। तो मित्रों आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? अनंग, मदन, पुष्पधनवा और शचीपति। तो मित्रों जो शचीपति है ये इंद्र का पर्यायवाची है, न कि कामदेव का। बाकी अनंग, मदन और पुष्पधनवा ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची है। तो आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा? लघु, हिस्व, गुरु और अल्प। तो मित्रों दीर्घ का विलोम शब्द होता है हिस्व। क्या होता है? हिस्व। लघु का होता है गुरु। और मित्रों यहाँ पे आपका 15वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, निम्न में से किस जोड़े में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? अत का इति, जंगम का स्थावर, उन्मूलन का निमीलन और कोमल का कठोर। तो मित्रों अशुद्ध विलोम युग्म शब्द देखना है तो अत का इति होता है, जंगम का स्थावर होता है और कोमल का कठोर होता है। लेकिन उन्मूलन का होता है रोपण। क्या होता है? रोपण। जबकि उन्मीलन का होता है निमीलन। तो मित्रों यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 16 में। 17वां प्रश्न देखेंगे, वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जनश्रुति, अत्युक्ति, अनुश्रुति और अधिसूचना। तो मित्रों वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो उसको कहा जाता है अनुश्रुति। क्या कहा जाता है? अनुश्रुति। जनश्रुति का मतलब होता है जिसका कोई आधार नहीं हो सुनने का। तो यह तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा 17वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 18, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? स्नेह, श्रद्धा, वात्सल्य और प्रणय। तो माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको कहा जाता है वात्सल्य। मित्रों यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 18 में। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश हेतु प्रयुक्त होगा? वह जो कम खर्च करता हो, वह जो कम खाता हो, वह जो कम बोलता हो और वह जो कम हंसता हो। तो मित्रों मितभाषी का मतलब है वह जो कम बोलता हो उसको ही कहा जाता है मितभाषी। आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, पर्वत के नीचे की भूमि के लिए एकल शब्द कौन सा है? उपत्यका, आदित्यका, अधिपत्यका और उपत्यका। तो मित्रों पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है उसको कहा जाता है उपत्यका, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को कहा जाता है अधिपत्यका नहीं, सॉरी आदित्यका कहा जाता है ना। ये तो बिल्कुल गलत है, अधिपत्यका नहीं होता है, आदित्यका होता है। लेकिन यहाँ नीचे की भूमि पूछी है तो उपत्यका आपका राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दृग, अक्षी, लोचन और कृशाणु। तो मित्रों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर बताएं कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मित्रों यहाँ पे आपका जो चौथा विकल्प है कृशाणु, ये आग का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों शब्द आग के पर्यायवाची है। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 21 में। 22वां प्रश्न देखेंगे, एक ही शब्द की अनेक बार पुनरावृत्ति रोकने हेतु किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? विलोम, एकल, पर्यायवाची और सभी। तो मित्रों एक ही बार अनेक बार पुनरावृत्ति रोकने हेतु एक ही शब्द की
पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि देखिए एक ही शब्द बार बार ना है, इसके लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तीसरा विकल्प इसलिए आपका सही रहेगा। मित्रों प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 23वां प्रश्न है, जिसका न तो कोई आदि हो न अंत हो को कहते हैं बुद्धि, प्रारब्ध, शाश्वत और पूरक। ये यहाँ पे ये जो मैंने चिन्ह लगाया है ये उल्टा लग गया है। तो मित्रों जिसका न तो कोई आदि हो न अंत हो उसको कहा जाता है शाश्वत। तीसरा विकल्प सही रहेगा। वैसे तो जिसका कोई आदि और अंत न हो उसको आप अनंत भी कह सकते हो, लेकिन यह शाश्वत आपका ज़्यादा सटीक आंसर रहता है। अगर शाश्वत नहीं है तो अनंत आपका विकल्प में होता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो मित्रों जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अनेक प्लस अर्थी, अनेकार्थी, जिनके अनेक अर्थ निकलते हो। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। अशुद्ध विलोम युग्म है कृतज्ञ का कृतज्ञ, खल का सज्जन, उन्मूलन का रोपण और जरा का युवा। तो मित्रों अशुद्ध विलोम की यदि मैं बात करूं तो यहाँ जो चौथा विकल्प है जरा, इसका युवा नहीं होता है, जरा का होता है शेषव। जरा मतलब होता है बूढ़ा, और शेषव देखिए शेषव सभी समझते हैं, तो जरा का युवा ना होकर शेषव होता है मित्रों। बाकी कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, खल का सज्जन होता है और उन्मूलन का रोपण होता है। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। विलोम का अर्थ है समान, विपरीत, पूरक और मिलान। तो मित्रों विलोम का अर्थ होता है विपरीत। सभी बिल्कुल क्लियर है कि जैसे दिन का रात, तो ये विपरीत हुआ, माता का पिता विपरीत। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत होता है मित्रों। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। द्विज किसका पर्याय है? गरीब, ब्राह्मण, मजदूर और मजबूर। तो मित्रों द्विज शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। द्विज का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। आपका दूसरा विकल्प इस प्रकार यहाँ सही रहेगा प्रश्न नंबर 27 में। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे साथियों। वर्णनातीत का अर्थ है जिसका वर्णन किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णन करने योग्य और जो वर्णन से परे हो। तो मित्रों वर्णनातीत का मतलब होता है जो वर्णन से परे हो। जिसका वर्णन न किया जा सके वो तो अवर्णनीय होता है मित्रों, अनिर्वचनीय भी आप उसको कह सकते हो, लेकिन जो वर्णन से परे हो उसको कहा जाता है वर्णनातीत। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 28 में। अगर कोई दूसरा बताता है तो बिल्कुल गलत है मित्रों। आपको प्रूफ चाहिए तो आप नवीन हिंदी व्याकरण की बुक देख सकते हो। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। खल का विलोम होगा दुर्जन, सज्जन, ऋषि और कोई नहीं। तो मित्रों खल का विलोम होता है सज्जन। खल मतलब होता है बुरा आदमी और सज्जन मतलब अच्छा आदमी। तो मित्रों दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, लेकिन आप PDF जरूर डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए साथियों। सुबह 10 बजे पर्यावरण का टेस्ट आएगा 50 प्रश्नों का। परिवार और सामाजिक बुराइयों के 50 प्रश्न रहेंगे जो एक साथ आपको लक्ष्य की बुक में भी देखने को नहीं मिलेंगे मित्रों। सारे प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्नों का समावेश है, उसकी PDF जरूर डाउनलोड करें। पर्यावरण का टेस्ट है सुबह 10 बजे। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। अंधकार का पर्याय नहीं है तिमिर, तमस, कलरव और अंधेरा। तो मित्रों जो कलरव शब्द है ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो कमेंट करके जाए कि आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। सुबह मिलते हैं, बिल्कुल आपको सुबह 10 बजे वाली क्लास में भी ज़रूर मिलेंगे। 10 बजे वाली पर्यावरण की टेस्ट सीरीज को देखना नहीं भूले।